अब जो हमारा डिस्कशन में आएगा दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो एक पीरियोडिक टेबल को नॉर्मल पीरियोडिक टेबल और एक लॉन्ग फॉर्म दोनों उसमें बांटा जाता है। तो जो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जैसे मेंडलीव था, मेंडलीव के एक क्लासिफिकेशन था, तो उस पर अपन नहीं जाते क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ऐसे ही होता है जैसे लॉन्ग फॉर्म में होता है, बस ग्रुप्स का नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इसमें और पुराने वाले में आई मीन मेंडलीव से जो इसके लाइक दिस द अपग्रेडेशन इन दिस, अभी तक मैंने बनाया नहीं पूरा, जस्ट टू ये थोड़ा सा बना दे ताकि उस वक्त टाइम ना लगे, जस्ट टू व्हाट एल्स या जस्ट टू इसमें अपग्रेड जो हुआ है फ्रॉम द मेंडलीव टेबल वो क्या है, वो है कि मेंडलीव में जो पीरियोडिक लाइक द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज वर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पे क्या था, दे वर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो लिखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, modern periodic table is based upon the modern periodic law, is based upon the modern periodic law, which states that the periodic properties of elements, which states that the periodic properties of elements are, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बगल में मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखोगे वहाँ पे ब्रैकेट में लिखना फिजिकल एंड केमिकल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचे कैसे, पहुँचे हम ऐसे कि मोजली भैया थे, ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट वन इन दी सीरीज ऑफ, ठीक है, मोजलीज लॉ कहते हैं इसको। तो मोजली भैया ने क्या किया, इन्होंने कुछ मेटल्स लिए या कुछ एलिमेंट्स लिए, उनके ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए। अब तुम्हें पता है कि किसी भी मेटल पे इलेक्ट्रॉन अगर हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाए तो इनसे एक्स रेज निकलती हैं। ये शायद मैंने जब तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो एक्सरे बोल रहा था, लेकिन मैं गामा रेज की डेफिनेशन दे रहा था, ठीक है। तो अगर उस वक्त किसी को कन्फ्यूजन रहा हो कि सर आप बोल एक्सरे रे थे और डेफिनेशन गामा रेज की दे रहे हो, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद हैवी मेटल और मेटल सरफेस तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, इन एक्स रेज को रिकॉर्ड किया, ठीक है, इन एक्सरेज को रिकॉर्ड किया, ठीक। रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसने इन सब की फ्रीक्वेंसी जो है वो रिकॉर्ड करी, इस तरीके से रिकॉर्ड करी, और फिर उसने देखा कि जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंडेंट ऑन नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। तो उसमें लिखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मोजलेस लॉ, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है एक्चुअली में मोजलेस लॉ है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मोजलेस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, he calculated the atomic number of elements, and then he bombarded the metals, then he bombarded the metals with high speed electrons and recorded the frequencies of the emergent X-rays, ठीक है जी। on plotting the curve between under root of nu and z, he found that to be a straight line, suggesting there to be a direct relationship between nu and z, ठीक है, nu and z। फॉर द टाइम बिंग मैं ग्राफ ये बना रहा हूँ, ठीक है, दिस इज योर ग्राफ, ये तुम्हारा न्यू का अंडर रूट हो गया और ये z हो गया। इसकी जो एक्चुअल इक्वेशन आती है दिस कम्स आउट टू बी, ये v नहीं है यार, ये न्यू है, न्यू भैया हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, बनता नहीं मुझसे ज़्यादा आसानी से, ठीक है। फाउंड then he plotted a graph between nu and atomic number z and found the graph to be a straight line, suggesting
suggesting that nu is directly proportional to z, suggesting that nu is directly proportional to z. ठीक है, ये इसकी एसेंस है, ठीक है, ये इसकी एसेंस है, और ये लॉ है, ये यहाँ पे नहीं, तुम्हारे फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें चीज़ ये है कि ये न्यू क्या है, ये जो न्यू है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं, तब या तो रेडिएशन रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है ना। अगर हायर से लोअर में आता है, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर एक्सरे निकल गई है, इसका मतलब क्या हुआ, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स के जो लेवल्स हैं वो वेरी वेरी फंडामेंटल है, मतलब दैट इज जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, उस पे बेस्ड है वो एनर्जी लेवल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन दोज एनर्जी लेवल्स, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन दोज एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब ये जो एक्सरेज हैं ये बहुत ही फंडामेंटल लेवल से प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर फंडामेंटल लेवल से प्रोड्यूस हो रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, दैट मीन्स दैट जेड मीन्स एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मास। दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनसे बॉम्बार्ड हो रहे हैं और एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। एक्सरे प्रोड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स टू लोअर एनर्जी लेवल्स, तभी तो एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब अगर ये रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है और एनर्जी लेवल्स के बीच में जंप करके, और एनर्जी लेवल्स क्या है, दैट इज व्हाट द होल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज बेस्ड अपॉन, बहुत फंडामेंटल चीज़ है। तो अगर वो फंडामेंटल चीज़ है और उससे इमर्जेंट फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, दैट मीन्स जेड इज इवन अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैन एटॉमिक मास, ठीक है। तो लिखो, सिंस एक्सरेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, सिंस एक्सरेज आर बीइंग एमिटेड, लिखो, सिंस एक्सरेज आर बीइंग एमिटेड, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स टू लोअर एनर्जी लेवल्स, higher energy levels to lower energy levels. And since energy levels are one of the most fundamental, since energy levels are one of the most fundamental structures of an atom, that means frequency being directly proportional to z, that means frequency being directly proportional to, या under root of frequency being directly proportional to z, under root of frequency being directly proportional to z means that z ब्रैकेट में लेना atomic number, z ब्रैकेट में लेना atomic number is a more fundamental property than atomic mass, तो जब उसने बोला कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल है, तो उसने सोचा कि भाई अब एलिमेंट्स का जो पीरियोडिसिटी है या जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए या एक टेबुलर फॉर्म में जो हम रख रहे हैं, वो एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स लाइक व्हाट ही सेड इज कि उसने एक नया पीरियोडिक लॉ कह दिया, ऑल द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, समझ में आए। तो दैट्स व्हाई Moseley proposed a new periodic law in which he replaced the atomic mass with atomic number, हम पीरियोडिक लॉ हम लिख चुके हैं, मैं दोबारा नहीं लिखवाना चाहता। इसमें दो तीन चीज़ें लिख लो कि ये जो एफर्ट था दैट वाज नॉट जस्ट बाय मोजली, ठीक है, लिखो, द एफर्ट वाज नॉट जस्ट डन बाय मोजली, it was done by Bohr, 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 ठीक है, कॉमा रेंज RANGE, रेंज, कॉमा वर्नर, बरी, BURY, बरी। इनफैक्ट द लॉ ऑफ लाइक जिस बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दैट लॉ इज गिवन नोन एज बोर-बेरी लॉ, ठीक है, बरबेरी नहीं, बोर-बेरी लॉ। यहाँ लिखो कि द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन, द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन is known as बोर-बेरी लॉ, BOHR-BURY लॉ, ठीक है। नाउ इसका एक डेफिनेट एडवांटेज जो कि तुम्हारा
मेंडलीव के ऊपर है वो क्या है। यहाँ पर जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी का मतलब समझे, चलो उसका भी मैं बता दूंगा, पहले इसको समझ लो। जो पीरियोडिसिटी है ना, जिसमें जो प्रॉपर्टीज है वो बार बार पीरियोडिकली रिपीट हो रही हैं, वो पीरियोडिसिटी वॉज एक्सप्लेन्ड, जबकि मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मेंडलीव ने कहा कि हाँ भाई इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है, और फिर उसने कहा कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एक कॉलम में रख लेंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, या इनके बीच की प्रॉपर्टीज या इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों हैं, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक, जबकि ये एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो पीरियोडिसिटी, ठीक है, लिखो पीरियोडिसिटी, फर्स्ट लिखो पीरियोडिसिटी, repetition of similar properties of elements after certain regular intervals is called periodicity, ठीक है, is called periodicity, ठीक। इसके बाद लिखो मेंडलीव, इसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिखना। मेंडलीव पुट elements having similar properties, Mendeleev put elements having similar properties in a vertical column when arranging the elements according to their increasing atomic mass, but he could not give any explanation as to why this should happen, मतलब इनके बीच में सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज होनी क्यों चाहिए, but he could not give any explanation as to why this should happen, ठीक है। that's why he could not explain, yeah, it can be said that he could not explain the periodicity of elements, periodicity of properties, ठीक है जी। बट अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल which is developed by placing the elements, which is developed by arranging the elements, yes, which is developed by arranging the elements in the increasing order of their atomic mass, increasing order of their atomic number, the periodicity could be explained, ठीक है। The cause of periodicity was the repetition of similar electronic configurations, ठीक है, after regular intervals। अगर तुम अब इस पीरियोडिक टेबल में देखो तो इन सारे एलिमेंट्स को जो कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एंड वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो S1 आएगा हमेशा। इन सब में देखना, इन सब में S2 आएगा, इसमें NP1 आएगा, इसमें NP2 आएगा, इसमें NP3 आएगा। तो तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो सिमिलर से हैं, दे आर गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसको मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेसिस है इस पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी का। समझ गए ना ये, ठीक, गॉट इट। ठीक है, अगर तुम्हें एग्जाम्पल के लिए तौर पे देखना है तो यू कैन लुक एट दिस। देखो, अगर Na की बात करते हो तो Na का क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। और अगर तुम K का देखोगे या इनफैक्ट Li का भी देखोगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s1। यहाँ पे देखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अगर तुम देख रहे हो तो S1 हर एक में लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो S में आ रहा है आउटर मोस्ट शेल के, और S1 इस तरीके से, है ना। तो एक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अभी तो मतलब जब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। काफ़ी थियोरेटिकल चैप्टर है, इसलिए एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं बताते हुए चलूँगा, ठीक है। देखो, ठीक है,
इसमें लिखो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ये लिखो पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसकी दो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, दोनों में से जो अच्छी लगे, आसान लगे वो लिख लेना। ठीक, लिखो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ elements in rows and columns. Tabular arrangement of elements in rows and columns, highlighting the regular intervals, the regular repetition of, highlighting the regular repetition of properties of elements. Regular repetition of properties of elements is called periodic table. ठीक है, तो गॉट इट, ओके। नाउ और करके लिखो सेकेंड डेफिनेशन। और द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मासेस, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक नंबर, यार मासेस क्यों बोल रहा हूं मैं, अटोमिक नंबर्स, कॉमा, with elements having similar properties, arranged in या put in vertical columns, with elements having similar properties put in vertical columns. ठीक है, गॉट इट, ठीक है जी। अब लिखो मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सॉरी लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस तरीके से एक हेडिंग डालो, हालांकि ये सभी उसका ही पार्ट है, बट देन अगेन एक छोटा हेडिंग डालो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें सबसे पहले लिखो इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स रोज के बगल में रोज, ये वाला रोज नहीं भाई, ये वाला रोज, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ हो गई और ये सेवन्थ हो गई। ठीक है, तो ये रोज के बगल में क्या लिखना है, पीरियड्स। ठीक है, और जो 18 लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 12 है, 11 10 9 8, एक मिनट रुक जाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल थे, अरे भाई लग जा, ये जो वर्टिकल है इन सबको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। और जो ये वाले हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो 7 वर्टिकल कॉलम्स, सॉरी 7 हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स। क्लियर होगी बात, एक एक करके इसमें लिखते चलते हैं। ठीक है, तो ओके। नाउ भाई देखो, पहली बात, इसको मैं उस वक्त पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, आज मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा और उनको याद करने का तरीका बताऊंगा। ये तुम्हें 101% पता होना चाहिए, बिल्कुल एकदम बाय हार्ट होना चाहिए पूरा का पूरा। अगर ये नहीं होगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो इसके लिए मैं पहले भी तरीका बता चुका हूँ, पुट इट एनीवेयर यू कैन, बाय वन, चाहे एक A4 का हो चाहे A3 साइज का हो। ठीक है, A4 मतलब ये, या फिर ऐसे ही 2 पेज लगा दो और तब बनाओ। ठीक, जो तुम्हारी बुक्स में आते हैं उनको फाड़ के अपने घर पे पेस्ट कर दो, कहीं पे भी जहाँ पे स्टडी टेबल है उसके सामने, बेड के सामने, इवन इन द टॉयलेट इफ़ यू वांट टू। ठीक है, जिसको जहाँ पे लगे सही, किचन में, फ्रिज के ऊपर, वेरेवर लाइक इट इज़ एक्सेसिबल, उसको वहाँ पेस्ट करो। अगर कोई बोलता है कि ये क्या दीवारों पे वो कर रहे हो, तो बोलो कि मतलब इसका पेंट दोबारा करा देंगे, बट दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम एक बार ऐसा करते हो तो इट विल बी ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। गॉट दिस, तो ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन एटम्स को भरते, एटम्स सॉरी एलिमेंट्स को भरते हैं। अरे वेयर इज दैट अदर वन, ओके, लेट्स फिल दिस वन। ऊपर करके भर रहा हूं यहां पे। ठीक है, और मैं इसका एटॉमिक नंबर या कुछ नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है,
ठीक, ये जो मैंने रेड से भरे हैं इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इनको हम ठीक है, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है ली ना करे, हेलिना करे रब से फरियाद, फरियाद मतलब प्रार्थना। तुम थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेना, मतलब तुम्हारा जो पेपर होगा ना उसको ऐसा करके बनाना ताकि स्पेस रहे थोड़ा सा, और बड़ा बड़ा बनाना भाई। गॉट इट। और अगर हो सके तो एक कॉपी के जो 2 पेज होते हैं ऐसे ऐसे वाले इसमें बना लेना, तब और भी सही रहेगा। ठीक है जी, ये क्या है, बेटा मांगे कार और स्कूटर, कार या स्कूटर, बाप राजी। भाई पहले तो क्या था, स्कूटर भी मांग लो, साइकिल मांग लेते तो भारी बात थी। आजकल तो तुम लोगों के पास स्कूटर स्कूटी सब कुछ है, तो बाप राजी। ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। अभी के लिए बस इतना लिख लो, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो 2 हैं एस ब्लॉक, मैं हालांकि वहाँ पे भी ये चीज़ें थोड़ी बहुत टच कर चुका था पिछले चैप्टर में। एस ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप। गॉट इट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दीज। अब यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ सारे के सारे, इनको रेड से लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ये हीलियम इसके एंड में है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोरॉन से शुरू करूँ तो बोरॉन में क्या है, बैंगन आलू गाजर इन ठेला, बैंगन आलू गाजर इन ठेला। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, कहे शिव जी, कहें शिव जी सुनो पार्वती, सुनो पार्वती। तो माँ पार्वती से शिव जी कह रहे हैं सुनो। ठीक है, सुनने को कह रहे हैं। नाउ दिस इज एनपी, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास। ठीक है, नाना पाटेकर बहुत तगड़ा एक्टर है भाई, वन ऑफ माय फेवरेट्स, बहुत बिंदास आदमी है। ठीक, ये वाला पोस्ट से टेपो, मैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपना समझते हो ना, नकल करना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, और ये है फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इनके लिए ऐसा कोई वो नहीं है। गॉट इट। ठीक है, ये जो है ये तुम्हारे पी ब्लॉक है। देखो मैंने 6th वाले के लिए, ये क्या है, 7th रो है ना, 7th रो मैंने कंप्लीट नहीं किया, हालांकि यहां तक हमारे पास एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट को छोड़ के 117 है ये तुम्हारा 117 है, ये 118 है, यहां तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुको, 17 16 15 14 13 12 10 11 10 9 8 7 4 3 2। ठीक है, हम यहाँ तक ही भरते हैं और बाकी खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मैन मेड है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, ये मैन मेड है तो हम इनको स्टडी एज सच नहीं करते, इनकी केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बनते और फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, ये तुम्हें याद होने का एक तरीका हो चुका है। इन सारों को हम सब क्यों क्या कहेंगे, इन सब को हम कहेंगे पी ब्लॉक। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि इनको पी ब्लॉक कहते हैं, क्यों कहेंगे, क्या कहेंगे, वो सब भी हम देखेंगे, वो भी मैं पहले थोड़ा बहुत टच कर चुका हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे पास ब्लू से आएगा, ये है तुम्हारे पास अरे यार मैंने गलत कर दिया,
में फेकोनीक्यूजान। मैं इसको एक अलॉन्ग लाइक अक्रॉस द पीरियड भी शुरू याद किया है। शक्ति वीसीआर में फेकोनीक्यूजान, शक्ति वीसीआर में फेकोनीक्यूजान, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो शक्ति वीसीआर में, शक्ति वीसीआर में फेकोनीक्यूजान, ठीक है। इसको लिख लेना, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ग्रुप वाला बताऊंगा, वो लिखूंगा, लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने आप से लिख लेना अगर तुम्हें, क्योंकि 3D सीरीज है ना, ये मैंने बताई थी, ठीक है। ये 3D सीरीज है, ठीक। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ये जो 3D सीरीज है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 4D 5D थोड़ा कम, और 6D तो कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती ही नहीं है, ठीक। तो इसलिए ये याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शक्ति वीसीआर में फेकोनीक्यूजान, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं SY और LA और एक्टिनाइड, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्कूटर यहाँ ला एक, अरे यार मैंने इससे लिख दिया क्या, शिट। ऐसा करता पहले मैं ना सबके ये लिख लेता हूँ, तब मैं दूसरे पेन से ये लिख दूंगा सब, अदरवाइज दिखेगा नहीं। शक्ति जिरकोनियम हाफनियम, ठीक है। वी वो नवाब था, ठीक है। क्रोमाटन, W क्या होता है, टंगस्टन, ठीक है। MnTC मॉलिब्डेनम में, MnTC टेक्नीटियम, Ru फेरस, ठीक है। ये इरिडियम हो गया, इरिडियम, ये है RH, ठीक। NiPd PT CuAg Au, ये कैडमियम हो गया और ये Hg हो गया, ठीक है जी। अब एक एक करके इसको लिख लेते हैं, ग्रीन से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्कूटर यहाँ ला एक, ये क्या है, T ज़रा हाफ करो, आधी होती ना, आधी टी। वो नवाब था। क्रो मटन, मटन पता है ना, ठीक है। तो क्रो कौवा बिरयानी याद है, वो मूवी रन का कौवा बिरयानी, तो उससे याद रहेगा क्रो मटन, ठीक है। क्रो मटन, ठीक है। फिर है मन तक रे, ठीक है। ये है फेरस, Fe को क्या लिखते हैं, फेरस या फेरम होता है ना बेसिकली, तो हम इसको फेरस लिखते हैं ना, फेरस, ठीक है। ये है कौन रहेगा आयरलैंड में, ठीक है जी। ये है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। तो क्यों, कौन आगे आया, ठीक है। जीनी कनाडा में होगा, जीनी कनाडा में होगा, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इन सबको हम डी ब्लॉक की कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है। तो गॉट दिस, ठीक है। इसमें सभी कुछ बता दिया भाई मैंने, ब्लॉक हो गया, ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक। अब हमारे पास एक और चीज़ बचती है, वो है ये F ब्लॉक भी तो होता है। F ब्लॉक क्योंकि फालतू होता है, तो हम वो भाई साहब को ऐसे फालतू से भाई अलग जगह पे डाल देते हैं इसको, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि अगर मान लो हमने इसको यहाँ डाला, क्योंकि ये इसके और इसके बीच में आता है, यहाँ पे लैंथेनाइड्स यहाँ पे आते हैं, एक्टिनाइड्स यहाँ पे आते हैं। इसको अगर डाल दूंगा तो ये तो 18 है ना, 14 और ऐड कर दो तो 32 ग्रुप्स बन जाएंगे इसमें, विच इज़ अगेन नॉट वेरी यूजफुल। इतना बड़ा टेबल हम एक उसमें लिख ही नहीं पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अगर तुम देखो तो ये 14 ऊपर होते हैं, 14 नीचे होते हैं, इनको हम कहते हैं लैंथेनाइड्स,
मैं ये पिछली बार भी बता चुका हूँ, और ये होते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, 14 एलिमेंट्स यहाँ होंगे और 14 यहाँ पे। ठीक है, 14 एलिमेंट्स इधर उधर पे होंगे बस। तो ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, इसे याद कर लिया। अभी तुमने इनकी पोजीशन तो याद कर ली होगी, ठीक है, पोजीशन याद हो जाएगी। तुम इसको थोड़ा पढ़ते रहोगे, बार बार इसको रटते रहोगे, थोड़ा सा रटना तो पड़ेगा भाई इस वाले पार्ट को। यार राजा रटने की क्या जरूरत है, मतलब दीज आर वेरी कैची फ्रेजेस। ठीक है, इन कैची फ्रेजेस को याद रखो। मेरे को तो आज तक भी याद है, जबकि मैंने ऐसे याद नहीं किया था। ठीक है, मैं तो ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं तो कैसे याद था, हली नकरब ससफरा, या फिर बेमक्का सरबरा, बलगा इंटल, कसी के सनपब, नपासबी, ओससे तेपो, फकल बरियात, हेने यार, क्रेजे आरन। ठीक है, इस तरीके से मैं याद किया था। फिर शक्ति विचार फेंको नहीं क्यों जान, तो मैंने तो ऐसे याद किया ये, क्योंकि दीज आर द कैची फ्रेजेस, ये तुम अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, इनको याद कर लोगे तो इनकी पोजीशन तुम्हें याद हो जाएगी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनका, देखो एटॉमिक मास का तो फिर भी कोई तरीका नहीं, एटॉमिक नंबर याद करने का क्या तरीका है, तो उसके लिए कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम मैजिक नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें फर्स्ट और सेकेंड रो के लिए बोलूँ, सॉरी रो नहीं, ग्रुप के लिए, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए, इसको ब्लू नहीं करते यार, इसको किसी और कलर से करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट सेकंड ग्रुप के लिए बोल रहा हूँ, किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। ठीक, इनफैक्ट पहले के लिए भी देखो, नॉट फर्स्ट, नहीं एक सेकेंड, हाँ पहले के लिए देखो, सिर्फ फर्स्ट के लिए अगर तुम देखो, फर्स्ट का पहला एलिमेंट क्या है, 1, इसका एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक, यहाँ पे है 2, 8, 8, 18, 18, 32। देखो कैसे, एक है, एक में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3, इसमें 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 11, 8 ऐड करोगे तो 19, 18 ऐड करोगे तो 37, 18 ऐड करोगे तो 55, 32 ऐड करोगे तो 87। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स आए हैं, 11 आया है, ये 19 आया है, हाँ है ना, आया है ये, तो ये मैजिक नंबर्स काम करेंगे। अच्छा, सेकंड, इनफैक्ट सेकंड से लेकर सेकंड 13th to 17th, सेकंड से लेकर 13 to 17 क्या होगा, सेकंड वाला 13, 14, 15, 16, 17, इन 6 ग्रुप्स के लिए क्या होगा, इस 2 को ड्रॉप कर दो, आएगा 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, देखो एक एक करके। बेरिलियम का 4 है, ठीक है, इस पे 8 ऐड करो कितना आएगा, ये 4 है, इसमें 8 ऐड करो कितना आएगा, 12 आ रहा है, 12, इसमें फिर से 8 ऐड करो तो कितना आ रहा है, 20, कैल्शियम का 20 होता है, इसमें 18 ऐड करो तो कितना आएगा, 18, 38 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 और 18 कितना हुआ, 56, ये कितना हो जाएगा, 88, हाँ है ना, तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, चाहे एक का किसी का, कार्बन का कर लेते हैं, कार्बन का क्या होता है, 6, यहाँ 14 हो जाएगा, 8, 14, अच्छा हाँ 8, 14 होगा, फिर 8 करोगे तो कितना आएगा, 22, एक सेकंड रुको, नहीं यहाँ कुछ तो गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गया, ये 32 आ रहा है ना, अच्छा यहाँ ये आया, सॉरी सेकंड वाले के लिए तो तुम ये लिखो 8, ठीक है, 13 से 17 के लिए 8, 18, 18, 32, ठीक है, ये आएगा 13 से 17 के लिए, तो 8, 14, 18 मतलब 32, 18 मतलब 50 और 32 मतलब 82। ठीक है, ये आगे तुम्हारा 82। ठीक, इस तरीके से तुम किसी का भी करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। ये मैजिक नंबर्स याद रखने हैं। लास्ट जो है 18th ग्रुप, जिसको हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं, 18th ग्रुप को, 18th ग्रुप के लिए क्या है, 2 नहीं आएगा, 8, 8, 18, 18, 32, ये रखना है। एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 8, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, 8, 8, 18 तो क्या आएगा, देखो 2, 10, 18, 36, 18, 18, 36, 54 और ये आएगा 32 मतलब 86। क्लियर होगी बात, सिंपल इनफ। तो इस तरीके से तुम सारी के सारी याद कर सकते हो। इसमें तुम्हें, अरे यार, इसमें तुम्हें हर एक याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखो। ये कितना, 21 से 30 तक होता है। यहाँ पे तुम्हें 38 है, ये 39 से 10 ऐड कर दो, ठीक है, 38 पे 39 से 39 से 48 आ जाएगा, ये 57 से लाइक इसमें बीच में ये भी आ जाते हैं। तो इतना इसको कॉम्प्लीकेट करने की जरूरत नहीं है, इस वाले को एटलीस्ट याद रख लो, बहुत है। बाकी वाले अपने आप से आ जाएंगे, थोड़े थोड़े, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट। सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल फॉर यू। ठीक है, इसमें अब हम छोटे छोटे जो, एक सेकंड देख लेते हैं कितना टाइम हो गया भाई, अभी तो है 15-20 मिनट, तो हम एटलीस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पर मैं अभी बोलूँगा ही, कुछ लिखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची है। ठीक है, हालांकि मैं नीचे वाला मिटा सकता हूँ, बट अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे क्यों हैं,
ठीक है। अगर तुम इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ये फर्स्ट ग्रुप वालों का और सेकंड ग्रुप वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी बता भी चुका हूँ, लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का, उसमें S1 आ रहा था, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था वो इट वाज एंटरिंग और एंडिंग अप इन दी S सब शेल ऑफ दी आउटर मोस्ट शेल। याद होगा शेल, सब शेल और बाइटल, ये लेवल्स याद है। तो लास्ट शेल के S सब शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो भरा जा रहा था S वाले में, इस वजह से इनको हमने S ब्लॉक कह दिया। ये सब में यही सिमिलरिटी है, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S1 S2 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखो, चलो ऐसा करता हूँ, थोड़ा बहुत लिखने की जरूरत पड़ेगी, इसको ना मिटा देते हैं, ठीक है। तो होपफुली तुमने ये मैजिक नंबर्स नोट कर लिए होंगे भाई। जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। S ब्लॉक की बात कर रहे हैं। S ब्लॉक में देखो इस तरीके से होता है, इनर्ट गैस और NS122। इसका मतलब क्या हुआ पहले ये देखो, इससे पहले वाला जो शेल होता है, पहले तो तुम इससे पहले एक चीज़ समझो, ये तीन चीज़ें समझनी है तुमको। अगर मैं कहता हूँ आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को मैं यूजुअली N से डिफाइन करता हूँ, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो N होता है ना, दैट गिव्स योर आउटर मोस्ट शेल। वो शेल मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो सबसे ज़्यादा दूरी पे शेल है, जिसमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, वो तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल हो गया। फिर एक शेल कहलाता है पेन अल्टीमेट शेल। ये कौन सा शेल होता है? N-1 कहते हैं इसको। ये शेल होता है आउटर मोस्ट से जस्ट एक नीचे वाला, और एक होता है एंटी पेन अल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ये होता है N-2। क्लियर है? ये ध्यान रहेगा। ये वाला शेल कौन सा होगा? आउटर मोस्ट शेल से दो लेवल नीचे या दो शेल नीचे, ठीक है। एक शेल बीच में होगा और नीचे। अगर फोर्थ इज द आउटर मोस्ट शेल तो एंटी पेनल्टीमेट शेल 2 होगा। गॉट इट? ठीक है। इसमें क्या होता है, इस ब्लॉक में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, और उसमें जो इनर्ट गैस कौन से कॉन्फ़िगरेशन, जो पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली भरा हुआ होता है, और अल्टीमेट शेल या जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें S वाले सब शेल में या तो एक या तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो लिखो those elements in which the outermost shell, penultimate shell is completely filled, those elements in which the penultimate shell is completely filled and the last, अच्छा ये एक और चीज़ है यार मैं छोटी छोटी चीज़ें ना कभी कभी रह जाते हैं। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन? देखो अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम और नियॉन में 1s2 2s2 2p6 तो कॉमन है ना। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें लिखो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनकी डेफिनेशन खुद लिख ली ना तुमने, मैंने बोली नहीं है इनकी डेफिनेशन तुमको यार। चलो ऐसा करता हूँ, एक करके सबकी डेफिनेशन बोल देता हूँ। लिखो आउटर मोस्ट शेल के लिए लिखो द लास्ट शेल या द शेल farthest from the nucleus in which an electron is filled. The shell farthest from the nucleus in which an electron is filled is called outermost shell. Next लिखो penultimate shell, इसमें लिख दो the shell one energy level below the shell just below, लिखो the shell just below the outermost shell is called penultimate shell. The shell just below the outermost shell is called penultimate shell. और थर्ड वाला किसका है? एंटी पेनल्टीमेट। इसमें लिखो the shell just below the penultimate shell, the shell just below the penultimate shell is called anti penultimate shell. और लास्ट, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है क्या है? that electron which differentiates one element's electronic configuration from that of the other, which differentiate electronic configuration of one electron from that of the other एलिमेंट, किसी और एलिमेंट से डिफरेंशिएट करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। अब अगेन कमिंग बैक टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन पे, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो लिखो those elements whose penultimate shell is completely filled, those elements whose penultimate shell is completely filled,
completely filled, and the differentiating electron is filled, enters, देखो, the differentiating electron enters the s subshell of the outermost shell, s subshell of the outermost shell. ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है जी, गॉट इट. चलो अब लिखो इसमें, इट ग्रुप 1 एंड 2 कंप्राइज ऑफ दिस ब्लॉक, ऐसे लिखो, एस ब्लॉक इज कंप्राइज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इस तरीके लिखो, एस ब्लॉक इज कंप्राइज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इट लाइज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सेकंड पॉइंट है, इट लाइज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लाइज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, its electronic configuration is this, its electronic configuration is this. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, इसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2. ठीक है, गॉट इट, लिख लो इसको. नेक्स्ट लिखो, ऑल आर मेटल्स. ठीक है, ऑल आर मेटल्स. ठीक, नेक्स्ट लिखो, शो फिक्स्ड वैलेंसी, ठीक है, शो फिक्स्ड वैलेंसी. अगर वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी पे देखेंगे तो इसकी +1 होती है, इसकी +2 होती है, फिक्स है, इसकी +1, इसकी +2. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हैव मेटालिक लस्टर, मतलब शाइन करते हैं, हैव मेटालिक लस्टर सुना होगा, हैव मेटालिक लस्टर. सेकंड लिखो, लास्ट पॉइंट जो इसमें, कि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, एक चाकू से भी कट जाते हैं. सो सॉफ्ट इनफ, देखो, सॉफ्ट इनफ टू बी कट बाय अ नाइफ. ठीक है, अब इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो है तुम्हारी ये, कि इसमें दो ही ग्रुप्स क्यों हैं, क्योंकि अगर एस सबशेल को देखोगे तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, याद है, एस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो एक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा NS1 हो जाएगा और एक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा NS2 हो सकता है. तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस ऑर्बिटल में, इसलिए 2 ग्रुप्स आ रहे हैं. ठीक है, एक ग्रुप वालों का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये होगा, मतलब इस तरीके से लिख लो, चाहे इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरीके से होगा और इस ग्रुप का क्या होगा. ठीक है, तो क्लियर इनफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. ठीक, नाउ लेट्स कम टू पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में सीधे लिखो, सिंपल है, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी वैसे लिख लो. अब ध्यान से देखो, अगर इसमें तुम्हारा ये जैसे पी ब्लॉक में ये आया तो ये तो डेफिनेटली NS2 था, इट शुड हैव बीन हियर बट देन अगेन वी पुट इट हियर, तो एक्चुअली हम इसको कंसिडर नहीं करते इसमें. इनकी बात करो, ठीक है, बेरिलियम और ये सब की, सॉरी बोरॉन और ये सब की, तो इसमें हम देखें ये क्या है, NP1. इसमें क्या होता है, इनर्ट गैस, जो पेनल्टीमेट शेल है वो तो भरा होता है, साथ में वो आउटरमोस्ट शेल का S ऑर्बिटल भी भरा होता है, S सबशेल भरा होता है, और P ऑर्बिटल जो होता है या P सबशेल होता है जो आउटरमोस्ट शेल का, वो भरने वाला होता है. ठीक है, ये भरा होगा. अगर तुम इसका लिखोगे ना तो क्या आएगा, 2s2 2p1. ठीक है, और 1s2 ऑलरेडी लिख चुके हो जो कि पहला शेल है, फर्स्ट शेल. ठीक, तो लिखो इसमें, those elements whose penultimate shell is completely filled, those elements whose penultimate shell is completely filled, those elements whose penultimate shell is completely filled and s orbital of the outermost shell and s subshell of the outermost shell is also filled, s subshell of the outermost shell is also filled, and the differentiating electron, मतलब last electron, the differentiating electron is filled या enters, differentiating electron enters the p subshell of the outermost shell. P subshell of the outermost shell is called P block element. ठीक है, P block element कौन से हुए, समझ में आ गया. ओके, नाउ अब इसमें एक एक करके चीज़ देखते हैं. भाई इसमें ग्रुप कितने हैं, 6, या जैसे हमने यहाँ, इसको छोड़ो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था एक एक करके चीज़ें देखते हैं. इसको हटा रहा हूँ मैं. इसमें
ये तुम्हारा भरा होगा पूरा और यहाँ पे होगा NP1 से लेकर 6 तक, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास 6 ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप्स, ठीक है। 13th 14th 15th 16th 17th, अरे 7 क्या हो गया भाई, 18th 16th 17th 18th, ठीक है। अच्छा 13th वाला जो होता है उसको हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, क्योंकि बोरॉन की फैमिली है। इसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इनको निक्टोजेंस भी कहते हैं हम, ठीक है। इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, इनको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। ये होगी हैलोजन फैमिली, ठीक है, हैलोजेंस कहते हैं इनको। इसको हम कहते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस, ठीक है। ये कहाँ से होती है, बोरॉन से लेकर थैलियम तक, ये कार्बन से लेकर Pb तक, ये N से लेकर Bi तक, ठीक है। ये O से लेकर पोलोनियम तक, और ये हो गया F से लेकर एस्टाटीन तक, और ये Ne से लेकर इनफैक्ट He से लेकर, ठीक है। तो टेक्निकली ये इसका पार्ट नहीं हुआ, लेकिन इसमें कंसिडर कर रहे हैं He से लेकर रेडॉन तक, ठीक है। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो Ig तो कॉमन है सब में, तो मैं Ig बार बार नहीं लिखूंगा, Ig तुम लिख लेना, ठीक है। NS2 आएगा और NP1 आएगा, यहाँ पे NS2 आएगा, NP2 आएगा, यहाँ पे NP3 आएगा, ठीक है। बाकी का तुम लिख लेना साथ साथ, यहाँ पे NP4 आएगा, NP5 आएगा, NP6 आएगा, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, ठीक है। सेकंड लिखो, इट कंसिस्ट्स ऑफ 6 groups, it consists of 6 groups from 13th to 18th, from 13th to 18th, ठीक है। lies to the extreme right, rightmost है ना, right lies to the rightmost part of the periodic table, lies to the rightmost part of the periodic table, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ लिख लो, ये पूरा का पूरा, got it, ठीक है। लिख लिया। उसके बाद लिखो कंटेन्स नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल हो गया, सॉरी मेटलॉइड हो गया, ये मेटलॉइड हो गया, ये मेटलॉइड हो गया, ये मेटलॉइड हो गया, ये मेटलॉइड हो गया, नहीं सॉरी ये नॉट दिस वन, दिस वन इज़ मेटलॉइड, ये मेटलॉइड हो गया और ये मेटलॉइड हो गया, ठीक है। ये 7 मेटलॉइड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इन केस चलो ठीक है, इनको लिखो, गॉट इट। दूसरा लिखो, दे ऑल्सो शो वेरिएबल, कुछ की फिक्स होती है, कुछ की वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए मैं क्या लिखो, दे शो फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल वैलेंसीज, दे शो फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसीज, वैलेंसीज के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा, जब आएगा टाइम तो तब कर लेंगे। और नेक्स्ट देखो कहाँ गया, 14, ठीक है। और यहाँ पर वेयर वर वी 16 थे, हाँ। इसमें जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी और गैस भी है, तो लिखो फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी से कर देते हैं इसको, फिर कंप्लीट ही कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। अब अगेन तुमसे अगर मैं पूछूं कि इसमें 6 क्यों, तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जा किस में रहे हैं, पी सबशेल में। पी सबशेल कैसा होता है, अगर तुमको पी सबशेल दिखाऊं तो पी सबशेल कैसा होगा भाई, पी सबशेल होगा ऐसा, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, इसको यूँ समझो, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये ऐसे आएगा, ये आले का बनाऊँ तो कैसे आएगा, ये आले का बनाऊँ तो कैसे आएगा, ऐसे इनके तीनों का भी बना देना, ठीक है। तो तुम देख रहे हो, क्योंकि इनके पास 3 और एक पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 3 दूनी 6, 3 टू 6 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स आ सकते हैं, इसलिए 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ गई, 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ गई, तो 6 अलग अलग फैमिलीज बन गई, 6 अलग अलग ग्रुप्स बन गए, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये कह लो 6 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे उतने ज़्यादा सिमिलैरिटी वाले, उतने ज़्यादा ग्रुप्स बनेंगे, मतलब उतने ज़्यादा सिमिलर ग्रुप्स बनेंगे और उतने ज़्यादा ग्रुप्स आ गए, ठीक है। नाउ राइट दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम अगर देखोगे तो इनका पेनल्टीमेट शेल जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है,
पेनल्टीमेट शेल भी कंप्लीट नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरा पेनल्टीमेट, इसमें 10 क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसमें 5 होते हैं, इसमें 3 थे ना, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए 10 आते हैं। तो क्या करके जल्दी से लिखो, एलिमेंट्स whose electronic, sorry, whose outermost as well as penultimate shell is incomplete. Elements whose outermost as well as penultimate shell is incomplete, and the differentiating electron enters the d subshell of the penultimate shell. The penultimate shell are called d block elements. इसमें 10 के 10 नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जल्दी से लिख सकते हो, लिखो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये IG, ठीक है, n-1 d 1 से लेकर 10 तक और ns 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। इसका एक जो एक्सेप्शन होता है वो ये होता है जिसमें हम 4d10 रखते हैं, 5s2 रखते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन एक्सेप्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गॉट इट, ठीक है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्यों आएंगे? क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं टोटल, ठीक है। 5 ऑर्बिटल मतलब एट मैक्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 10 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब 10 अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो इसलिए 10 अलग अलग ग्रुप्स आ गए, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स from 3rd to the 12th, ठीक है। It contains 10 groups because a d subshell has 5 orbitals, which can contain, या which can stay तो नहीं बोलेंगे, which can allow at max 10 electrons, to be filled, ठीक है ना। 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो 10 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए 10 अलग अलग ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इट लाइज एट द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दोनों के बीच में मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ऑल आर मेटल्स, ठीक है, एंड हैव विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑल आर मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। शो वेरिएबल वैलेंसीज, all are solid in nature except for mercury, Hg, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कैटलिस्ट्स एंड कलरफुल इन नेचर, इसमें बहुत सारा वैलेंसी का फंडा होता है कलर का, जब हम उसमें आएंगे तो हम देखेंगे, लेकिन ये काफ़ी कलरफुल होते हैं, ठीक है। लास्ट लिख लो ताकि आज का काम हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अच्छा लास्ट इज एफ ब्लॉक में क्या है? एफ ब्लॉक में आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, ये तीनों के तीनों अनफिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन भरता है लास्ट वाला वो एफ सबशेल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो लिखो, एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट कॉमा पेनल्टीमेट कॉमा एंटी पेनल्टीमेट शेल्स, एलिमेंट्स हुज outermost comma penultimate comma anti penultimate shell are not completely filled and the differentiating electron enters the anti-penultimate subshell, anti-penultimate F subshell of the anti-penultimate shell, and the differentiating electron enters the F subshell of the anti-penultimate shell are called F block elements. इनकी जो वो होगी कॉन्फ़िगरेशन वो कुछ इस तरीके की होगी भाई। मैं IG तो नहीं लिख रहा, साथ में ही लिखो कि n-2 F 1 से लेकर 14 तक होता है, n-1 जो होता है 1 0 1 या 2 होगा, और n-d 0 2 2 और ns ये 1 2 2, ठीक है, या 0 2 2 है, 1 2 2, ठीक है, 1 2 2 0 2 2, ठीक, गॉट
गॉट इट। इसमें क्या है, 14 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हालांकि सारे के सारे थर्ड ग्रुप में लाई करते हैं, ठीक है। 14 होंगे क्यों, क्योंकि इसमें 7 सबशेल होते हैं, एक सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 में 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इसका मतलब 14 अलग अलग प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसलिए 14 अलग अलग ग्रुप्स। तो लिख लो इसमें कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ 14 ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ 14 ग्रुप्स बिकॉज it has 7 orbitals, it has 7 orbitals and 14 different electronic configurations, hence 14 different properties, got this, ठीक है। तो and 14 different properties, ठीक। all these 14 groups lie in the third group, ठीक है। it contains of two series 4f, it contains of two series 4f lanthanide and 5f actinide, 4f lanthanide and 5f actinide, ठीक है। दोनों में 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक। they are placed at the bottom of the table, next लिखो, they show variable valency but have +3 as the most common one, ये जो यहाँ मैंने पॉइंट बोला ना +3 वाला, ये भैया इसको ना ऐसे रेड उसमें ब्लॉक में रख लो, ये बहुत जगह आया हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट सा है, ठीक है। और लास्ट लिख लेना कलरफुल, ठीक है। 2 चीज़ें मैं और ऐड कर रहा हूँ इसमें, देन वी कैन कंप्लीट दिस। इसको 3D सीरीज़ कहते हैं, इसको 4D सीरीज़, इसको 5D सीरीज़, इसको 6D सीरीज़, ठीक है। और जो ये 1 2 3 है, ये पहला शेल, फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल, ये सिक्स्थ शेल, ये सेवन्थ शेल, जो तुम्हारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये वो है। ये पहला, इन सब, ये जो इस रो में, इस पीरियड में है, इन सब का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, इनका सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी लेवल है। इन सब का, ये जो 8 हैं, इन सब का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा और इनका एनर्जी लेवल 2 है। इसका 3 होगा एनर्जी लेवल 3, इसका 4 होगा एनर्जी लेवल 4, इसका 5 होगा एनर्जी लेवल 5, इसका 6 होगा इसका एनर्जी लेवल 6, इसका 7 होगा इसका एनर्जी लेवल 7, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट शेल्स ये हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल्स ये हैं जो यहाँ बाहर लिखे हैं, ठीक है। भाई देखो, ये 1 2 3 4 करके 18 ग्रुप तक हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा। लेकिन मान लो अगर तुम्हें मेंडलीव के टेबल, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना कोई क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, मे बी नॉट इन जेई बट इन क्वेश्चन दैट यू विल डू, तुम्हें मेंडलीव के टेबल वाले जो क्लासिफिकेशन थे वो दिए जाएंगे। तो मैं मेंडलीव का टेबल तो तुम्हें बताया था, ठीक है, कि वहाँ पे कैसे होगा, लेकिन उसको और इसको कैसे मैप करते हैं वो बता देता हूँ। देखो भाई, उसमें क्या था कि 1 से लेकर 7 तक 7 ग्रुप्स थे, जिनको 2 में बांटा गया था, ए बी करके, और 8th वाला ग्रुप था जिसमें 3 एलिमेंट रखे गए थे, और एक था लास्ट वाला ग्रुप जिसमें हमने इनर्ट गैसेज रखी थी, जिसको 0 ग्रुप कहा था उन्होंने। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ मैं इधर, ठीक है, ये 1 है ना, इसको एक्चुअली में 1A था उस वहाँ पर, ये जो 2 है ये था 2A, और यहाँ पर 1B ये था, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ और फर्स्ट वालों की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो समवट सिमिलर थी, ठीक है। ये वाला जो है ये थर्ड है, थर्ड को इन्होंने थर्ड B बोला, ये 4th B हो गया, ये 5th B हो गया, ये 6th B हो गया, ये 7th B हो गया। अब जो ये 3 हैं ये 8th में थे, ठीक है ना, 8th वाला वो तो था जिसमें 3 थे, ये 3 इसमें थे। ये था तुम्हारा 3rd A, ये था 4th A, ये था 5th A, ये था 6th A, ये 7th A, और ये था तुम्हारा 0 ग्रुप, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और करना एकदम, ये किसी बुक में ये दिया हुआ है, तो एक बार इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारे मेटलॉइड्स हैं, गॉट इट, और कुछ तो नहीं बताना मुझे इसमें, ये हो गया, ठीक है। अब ये अपने जो जहाँ पे तुमने ये बनाया था उसमें ये भी लिख लेना, 1 से लेकर 18 तक इस तरीके से है। अगर मैं 1A 1B या 2A 2B में इसको क्लासीफाई करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ जनरल टर्म्स, तो लिख लो जनरल टर्म्स यूज्ड इन MPT। MPT इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जनरल टर्म्स इन MPT, ठीक है। क्या क्या जनरल टर्म्स है? सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स माइनस इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, S and P ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर इनर्ट गैसेस, S and P ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर इनर्ट गैसेस आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये
मतलब फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, ये लिख सकते हो तुम कि कौन से ग्रुप के हो गए, फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, ये 7 ग्रुप्स के एलिमेंट्स होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को दे कंप्लीटली रिप्रेजेंट और रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है ना, 100%, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो अगर तुम देखोगे जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, कहाँ तक, क्लोरीन तक, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप की प्रॉपर्टीज से हुबहू मिलती हैं। तो अगर मान लो या इसको दूसरी तरीके से पुट करना हो तो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, विच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ग्रुप द बेस्ट, दैट इज Na, विच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द सेकंड ग्रुप द बेस्ट, Mg, है ना। तो अपने एलिमेंट को जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो वाले एलिमेंट्स होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। गॉट इट। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप वाले क्यों नहीं कर रहे, इसके नीचे वाले तो बहुत सारे और आगे ना, तो इनको छोड़ दो। ये वाले अगर फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें, सॉरी फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वैसे भी 2 ही हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स तो है नहीं इसमें। सेकंड वाले में अगर तुम देखो तो इस वाले में केस में इनकी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और इनका साइज भी छोटा होता है, इनका साइज भी छोटा होता है, इस वजह से इनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक, इस वजह से ये जो हैं, ये सेकंड ग्रुप वाले, सॉरी सेकंड पीरियड वाले, दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट दोज प्रॉपर्टीज एज वेल, क्योंकि तुम देखोगे इन सब में इनका इसका बिहेवियर Li का, जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, लिथियम का जो बिहेवियर होगा वो सबसे ज़्यादा अलग होगा। ठीक है, सबसे अलग होगा ये भी, तो इनको एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर से डिफरेंट आता है, उसे एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं। तो इन सबका एनोमेलस बिहेवियर होता है, इस वजह से हम सेकंड पीरियड को चूज नहीं करते इसमें, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पीरियड को बताते हैं कि थर्ड पीरियड इज द वन विच रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स या दीज ग्रुप्स द बेस्ट। ठीक है, तो लिखो दोज एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, दोज एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड दैट शो, those elements of the third period that show the properties of their respective groups, they that best show लिखना, that best show the properties of their groups, respective groups। ठीक है, third period, because why we have chosen third period, because they, लिखो इसमें, we chose third period because they strongly show the properties of their groups, because they strongly show the properties of their groups। ठीक है, for example Na in first group is its best example, Mg in second group is its best example, Al in 13th group is its best example, and so on। ठीक है जी, and so on, got it। फर्स्ट पीरियड क्यों नहीं चूज किया, बिकॉज इट डजंट हैव ऑल द एलिमेंट्स या इट्स एलिमेंट्स आर नॉट इन ऑल द ग्रुप्स, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले में है ना। सेकंड ग्रुप पे लिखो, सेकंड पीरियड एलिमेंट शो एनोमेलस बिहेवियर, सिंस सेकंड ग्रुप एलिमेंट शो anomalous behavior because of small size and high electronegativity, because of small size and high electronegativity, because small size and higher electronegativity, ब्रैकेट में लिख लेना हायर या हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी इसके बारे में बात करें, दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे। गॉट इट। एग्जांपल कौन कौन से हो गए, Na किसके, टिपिकल एलिमेंट्स के, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl तक है, ठीक है, नॉट आर्गन। कहीं कहीं पे आर्गन भी दिया होता है भाई, ठीक है, तो गलत दिया। गॉट इट। नाउ लेट्स गो टू द ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ब्रिज एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जो कि किन्हीं दो ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में एज अ ब्रिज काम कर रहे होंगे, लाइक देयर प्रॉपर्टीज विल बी समवेयर इन बिटवीन दोज टू। जैसे Na और Ag की बात करें, ठीक है, सॉरी Na और Cu की, Na और Cu की अगर तुम बात करोगे तो Mg की प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में कहीं पे होती हैं, ठीक है ना, मिडिल में कहीं पे होती हैं, या इन दोनों की प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होता है Mg, ठीक। तो ये Mg विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन Na एंड Cu। गॉट इट। तो मैं इसको भी मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो कहाँ थे हम, राइट। तो ब्रिज एलिमेंट्स लिखो, those elements whose properties are a combination of two different group elements
ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, टू डिफरेंट ग्रुप एलिमेंट्स, दैट इज दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो और अगर मैं इसकी बात करूं तो के और ए जी के बीच में ये दोनों एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ये सॉरी ग्रुप 2 कह रहा हूँ, अच्छा ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, ब्रिज, दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिज, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये दोनों एग्जांपल नोट कर लो, दिस इज द ब्रिज एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है या किसके बीच में होती, पहले ही देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को एक बॉक्स में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है। ये डायगोनल रिलेशनशिप हो गई, डायगोनली है ना, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर सी होती है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर सी होती है, मतलब इनके कंपाउंड्स तुम देखोगे कंपाउंड्स भी सिमिलर से बनेंगे, है ना। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका साइज, है ना, या इनके कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी सिमिलर सी होती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है। लिखो इसमें फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ सेकंड पीरियड शो सिमिलैरिटीज, ब्रैकेट में लिख लेना केमिकल एंड फिजिकल, शो सिमिलैरिटीज केमिकल एंड फिजिकल, ब्रैकेट क्लोज, विद सम एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड, ठीक है, विद प्रेजेंट डायगोनली टू देम, ये वाला नोट डाउन कर लो, इसको एज एन एग्जाम्पल इसको नोट कर लो और लिख लो, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। इसका मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई इनका साइज का और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा होता है, जो कि बिकॉज ऑफ विच दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर मैं एक ही टर्म से डिफाइन करना चाहूँ, दैट विल बी आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो लिखो द मेन रीजन फॉर दिस रिलेशनशिप इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और चार्ज टू साइज रेशियो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और चार्ज टू साइज रेशियो। देखो इसका चार्ज +1 रहता है लेकिन ये स्मॉल है, इसका +2 हो गया, ठीक है, लेकिन ये भी बड़ा भी तो हो गया, तो इनके चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा, दोनों का इक्वल सा होगा। बेरिलियम का एल्यूमिनियम का भी सेम होगा, ऐसे ही सेम तो नहीं कहना चाहिए, आसपास होगा। बी और SI, बोरॉन और सिलिकॉन, इनका भी इस तरीके का ही होगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इनफैक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो इस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो चार्ज अपॉन साइज का रेशियो पे डिपेंडेंट होता है, गॉट इट। तो उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सिमिलर सा होता है, इस वजह से ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हालांकि और रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, उनका साइज हो गया, है ना, ऑल चीज़ें। लेकिन उसको अगर मेरे को समराइज करना है तो आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, ठीक है। तो वो इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस और दिस, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्लियर होगी बात। द अदर रीजन्स आर, इसमें लिख लो द अदर रीजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटसेट्रा, अदर रीजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये एक और टर्म आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। देखो अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो हमने जो अभी तक बात की है मोस्टली वो S और P वालों के बारे में बात की है, बस एक ब्रिज एलिमेंट्स में हमने यहाँ बात करी थी। हमने अभी तक ये भैया के बारे में कोई बात नहीं करी है, ठीक है, ये इसके बारे में हमने कोई बात नहीं की थी। ये तुम्हारा डी ब्लॉक हो गया, लेकिन डी ब्लॉक में और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की पुरानी डेफिनेशन क्या थी? ट्रांजिशन एलिमेंट की पुरानी डेफिनेशन है कि जो S और P के बीच में हो, S और P के बीच में हो और इनकी प्रॉपर्टीज एक एक्सट्रीम में होती है, क्योंकि लेफ्ट में है ना, इनकी प्रॉपर्टीज एक ये वाले, इनकी प्रॉपर्टीज एक एक्सट्रीम में होगी, इनकी प्रॉपर्टीज दूसरे एक्सट्रीम, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेटालिक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा नॉन मेटालिक टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस जो हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्सट्रीम में इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज दूसरे एक्सट्रीम पे होंगी, तो प्रॉपर्टीज क्या है वो धीमे धीमे पता चलेगा, डोंट वरी। इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइमिंग जस्ट मान लो कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक एक्सट्रीम में होंगी, ये वाली प्रॉपर्टीज दूसरे एक्सट्रीम में होंगी। तो ये जो हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये बीच वाले जो हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ट्रांजिशन करती चली जाती है, मतलब इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम तक होती चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्लोजर टू दीज एलिमेंट्स होगी, यहाँ वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्लोजर टू दीज एलिमेंट्स होगी, ठीक है। तो लिखो अर्लियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर डिफाइंड एज those elements
located between those elements located between the S and P block elements, those elements located between the S and P block elements, and show a gradual transition of physical and chemical properties, and show a gradual transition of physical and chemical properties from those of S block elements, जिसके ब्रैकेट में लिख लेना मेटालिक, ठीक है, मेटालिक, टू पी ब्लॉक ब्रैकेट में लिख लेना नॉन मेटालिक और लेस मेटालिक, इस तरीके से लिखो, नॉन मेटालिक और लेस मेटालिक, ठीक है। ये पुरानी डेफिनेशन हो गई, लेकिन अभी जो करंट डेफिनेशन है वो, क्योंकि हम अभी यहाँ पे डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ब्लॉक में, है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हो गए। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या कहता है कि उन किसी भी एलिमेंट की, ये जो एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर किसी भी एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में, किसी भी ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में अगर एटलीस्ट एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक का वो एलिमेंट जिसके ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में होगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि अगर तुम Zn, Cd और Hg को देखोगे तो Zn में चाहे तुम उसको ग्राउंड स्टेट में लो, चाहे एक्साइटेड स्टेट में लो, इसमें भी ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, या ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, तीनों के तीनों केसेस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, ठीक है। तो लिखो और करके लिखना, और, क्योंकि दूसरी डेफिनेशन है। और द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक, द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक which have the elements of the D block which have at least one unpaired electron, which have at least one unpaired electron in D subshell, in ground or excited state, ठीक है। zinc cadmium Hg do not have an unpaired electron in either ground or excited state, ठीक है। अगर तुम Zn की बात करो तो Zn में Zn2+ या Zn, तो अगर तुम इसमें देखोगे तो 3d10 होता है, 4s2 होता है, इसमें क्या आएगा? 3d10 आएगा, तो यहाँ पे दोनों में नहीं है, ठीक है। सेम वे कैडमियम के लिए अगर मैं लिखूँ तो यहाँ 4d10 और 5s2 होता है, यहाँ पे 4d10 रहेगा, क्योंकि इसकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो +2 होती है, ठीक है। 2+ लिख लो, 2+, ठीक है। Hg के लिए तुम बोल सकते हो कि सर ये तो Hg+1 में भी एग्जिस्ट करता है और Hg2+ में भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं ये कहूँगा Hg+ कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। तुम देखोगे तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें जो अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन जो बोल रहे थे कि अनपेयर था, वो क्या होगा? वो खुद से पेयर हो जाएगा। इन एनी केस दोनों के दोनों केसेस में यहाँ पर D जो है वो 10 ही रहेगा, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी, ठीक है। D 10 है ना, इसमें अनपेयर्ड है, ना इसमें अनपेयर्ड है, ना इसमें अनपेयर्ड है, ठीक है। तो किसी में भी अनपेयर्ड है नहीं, इस वजह से ये वाले एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कह सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो लिखो, ये लिख लेना यहाँ पे, तो लिख लेना Zn, Cd, Hg कैन बी कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। लिख लो Zn, Cd, Hg आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें लिखो हेंस ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेंस ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये सारा कुछ लिख लिया। अब लास्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और कुछ नहीं है इसमें। लिखो ऑल दी F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल दी F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है।